अस्सलाम वालेकुम प्यारे पाकिस्तानियों, खुशखबरियाँ डिलाइट की एक मज़ेदार एपिसोड के साथ हाज़िर हैं। अस्सलाम वालेकुम हिरा, कैसी हैं आप? जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक सर, आपका वीकेंड कैसे गुज़रा है? अच्छा गुज़रा है काफ़ी, इस दफ़ा थोड़ा हमने रेस्ट किया है वीकेंड पे। चलें दैट्स टेरिफिक। मैंने भी वैसे एक्चुअली संडे वाज़ अ लेज़ी संडे यू कैन से इन अदर हाँ, वर्ड्स। तो इसलिए हमने सोचा कि रात को हम फिर दोबारा से ड्रामास की तरफ जाएँ ड्रामा और देखें, डिस्कस करें। बिल्कुल। स्पेशली जो नए आने वाले ड्रामास हैं क्योंकि कुछ लॉट खत्म हो गई, जिस तरह हम रकीब से कर रहे थे और कुछ ऐसे ड्रामास। तो क्या ख़्याल है हिरा कि नए जो आने वाले ड्रामास हैं, कुछ आपने फ़ॉलो किए हैं? आने वाले मतलब जो आ चुके हैं, कुछ किए हैं जो भी आपने फ़ॉलो? स्टार्ट हुए हैं। नहीं मैंने सिर्फ़ एक अभी यूँ तो है प्यार बहुत मेरा ख़्याल है जो स्टार्ट हुआ है वो मैंने एक एपिसोड उसकी देखी है, लेकिन उसके अलावा मैं कोई और फ़ॉलो नहीं करी। मैंने आखिर कब तक की एक एपिसोड देखी थी, लेकिन वो मुझसे दूसरी नहीं बिल्कुल देखी जाए गई, तो वो मैं नहीं देख रही। बस ये यही एक मैंने एपिसोड देखी और आप बताएँ आपने कोई नए शुरू किए हैं और आप फ़ॉलो कर रही हैं? जी, मैंने 2 ड्रामास किए हैं और एक तो जैसे आपने हाँ। कहा यूँ तो है प्यार बहुत, वो मुझे लगता है शायद हम आगे फ़ॉलो भी करें। हुँ, टू बी ऑनेस्ट सेपरेटली बात करेंगे, आई वुड नॉट लाइक टू गिव अ कमेंट ऑन दैट, बट मे बी हुँ, बिकॉज़ आपने भी देखा है और मैंने भी देखा है, तो मे बी वी कैन डू एन एक्सक्लूसिव एपिसोड ऑन दैट। लेकिन एक हुँ। और ड्रामा जो है आजकल जिसके बारे में काफ़ी बात हो रही है और जिसका टॉपिक भी ज़रा काफ़ी इम्पोर्टेंट इश्यू पे उन्होंने हाइलाइट किया, वो है परदेस, जिसको मैंने लकीली फ़ॉलो अप किया। सो अच्छा। जो शायद आपने नहीं देखा। नहीं, मैंने बिल्कुल नहीं देखा और मुझे कास्ट का थोड़ा-सा आइडिया है कि उसमें मेरा ख़्याल है शाइस्ता वाहिदी हैं शायद और जी, जी। इरफ़ान खूसट के जो सरमद सरमद फूसी। खूसट हैं। हाँ, एग्ज़ैक्टली बस मुझे इतना ही आइडिया है पूरे और मुझे थोड़ा-सा उसका आइडिया है कि वो किस टॉपिक का थोड़ा-सा मुझे आइडिया है, लेकिन मुझे एज़ सच मैंने उसकी कितनी एपिसोड्स हो चुकी हैं अब तक? जी, उसकी बेसिकली डबल एपिसोड आती है तो 7 और 8 एपिसोड्स हो चुकी हैं, 2-2 इकट्ठी आती हैं। वो भी काफ़ी मज़े अच्छा। की बात लगती है कि हाँ, एक्चुअली वो आपको काफ़ी एट अ टाइम काफ़ी चीज़ें नज़र आ जाती हैं ना, मतलब तकरीबन हुँ, अराउंड आई थिंक 45 मिनट्स या 40 टू 45 मिनट्स की एक एपिसोड है। सो हुँ। ऑब्वियसली अगर 2 होती हैं तो तकरीबन घंटा डेढ़ घंटा तकरीबन आपका लग जाता है। मगर वो जी, अच्छी जी। चीज़ है कि आपको काफ़ी अच्छी हेवी डोज़ मिल जाती है और हाँ, नहीं स्टोरी बिल्कुल, काफ़ी प्रोग्रेस हो जाती है बिकॉज़ 2 एपिसोड में बिल्कुल। ऑब्वियसली काफ़ी कुछ रिवील हो जाता है। सो बिल्कुल। आई होप आपको मैं रिव्यू देती हूँ तो मे बी आपको क्लिक जी, करे जी। देन यू कैन एक्चुअली फॉलो बिल्कुल, अलोंग हाँ। साइड, तो फिर हम दोबारा से डिस्कस भी करेंगे। सो हुँ, परदेस की एक तो हम सबसे पहले तो हम ये मेंशन करना चाहेंगे क्योंकि हमारे वन ऑफ द फैन और द फॉलोअर उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि हम परदेस का भी रिव्यू करें, तो फिर हिरा और मैंने डिस्कस किया कि आप देख रही हैं या मैं देख रही हूँ, तो फिर वी केम टू दिस कंक्लूजन कि मैंने देख लिया है, सो व्हाई नॉट आई गिव माय टेक ऑन इट और फिर हिरा देख लेंगी कि वेदर शी वांट्स टू फर्दर फॉलो इट और नॉट। ओके, सो या एक तो ये बिल्कुल। कि थैंक यू, आप हमारा व्यूज़ देखते हैं, रिव्यूज़ देखते हैं और हमें मतलब हमें रिकमेंड करते हैं कि हम कौन से ड्रामास रिव्यू करें। बल्कि आई थिंक आई विल एनकरेज आवर ऑडियंस कि आप प्लीज़ जिन-जिन ड्रामास पे यू थिंक दैट वी शुड रिव्यू, तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट देना ना भूलिएगा। सो परदेस है ना बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट पे है। आई थिंक नाम ही हाइलाइट कर देता है कि सब्जेक्ट पे हुँ, है, वो ये है कि जो हमारे निचला तबका कह लें, एक तो होता है ना ओवरसीज़ पाकिस्तानी कि वो क्या फेस कर रहे हैं। एक ये सिर्फ ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ पे नहीं है बट एक्चुअली इट्स अबाउट अ सर्टेन कम्युनिटी कि जो लोग सिर्फ रोज़गार के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करके बाहर जाते हैं और उनकी फैमिली उनके साथ नहीं होती। तो ये हुँ, पर्टिकुलरली उसके बारे में उस इश्यू को हाइलाइट कर रहा है और उनकी ज़िंदगियों को रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो हुँ, एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट वी आर में दुबई में, आप यूके में, तो अभी कैन बी कंसिडर्ड कि हम भी ओवरसीज पाकिस्तानी हैं। लेकिन एक फैमिली के साथ अपने अम्मी अबू के साथ रहना और जैसे आप अपनी फैमिली के साथ रह रही हैं तो एक डिफरेंट फीलिंग होती है और डिफरेंट प्रॉब्लम्स हो सकते हैं या डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट हो सकते हैं। मगर एक जो इंडिविजुअल है जो सिर्फ रोजगार की खातर और इनकम के लिए जस्ट के उनकी खानदान वाले को बेहतर जिंदगी गुजार सके और वो कुर्बानी हुँ, देते हैं, अपनी लाइफ को कुर्बान करते हैं, ये उनके हुँ। बारे में स्टोरी है और आई थिंक बहुत ही मुझे शायद इसी वजह से मैंने ये देखा भी है जी, क्योंकि जी। आई बिलीव कि ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और मैं इससे रिलेट कर सकती हूँ इस तरह कि मैंने बहुत से लोगों को इधर विद इन यूएई देखा है और आई एम श्योर आपने हुँ, यूके में देखा होगा कि ऐसे बिल्कुल, कितने लोग आपको नजर आएंगे जिनकी अपनी इतनी सीरियस मतलब इतनी इमोशनल कहानियां हैं और आपको नजर आता है उनके जी, चेहरों से और वो किस तरह इधर बिल्कुल। इतनी हाउ दे मीटिंग देयर एंड्स हियर, ये कुछ भी नहीं पता उनके घर हुँ, वालों को। तो आई थिंक ये ड्रामा उसकी कंप्लीट एग्ज़ैक्टली, रिफ्लेक्शन है बिल्कुल। और मुझे ये बात बहुत ही अच्छी लगी और आई थिंक हैट्स ऑफ टू हुमायूं सईद। मैंने बल्कि उनका एक इंटरव्यू में कहीं सुना भी था कि उन्हें स्पेशली, और ये उनका जब अगर आप ड्रामे के ट्रेलर देखेंगे या टीजर्स देखेंगे तो उसमें वॉइस ओवर भी हुमायूं सईद की है जिसमें वो ये अच्छा, बात करते हैं कि दिस इज आवर ट्रिब्यूट
टू ऑल दोज ओवरसीज पाकिस्तानी जो हमारे भाई रोजगार की तलाश में बाहर गए हैं और इतनी कुर्बानी दे रहे हैं, तो मुझे बड़ा अच्छी फील आती है। और आई थिंक दैट वाज द टीजर जिसने मुझे मोटिवेट किया कि मैं ये ड्रामा देखूं। तो आई थिंक एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू पे बना है, एंड थैंक्स टू हुमायूं सईद कि उन्होंने ये सोचा। और बाकी जो मतलब कुछ थोड़ा सा जो जो मुझे फीलिंग आई है इन वन वर्ड, थोड़ा ओवर एग्जैजरेटेड कुछ चीजें हैं। कुछ लोगों को ये लगेगी, हाँ, मतलब कि उन्होंने बहुत ही बुरे हालात दिखा दिए हैं इन टर्म्स ऑफ की जो फैमिली थोड़ी बहुत ही एक्सट्रीम लालची दिखाई है, वो मैं आगे स्टोरी आपको बताऊंगी। लेकिन आई थिंक कुछ उसमें हकीकत के आंसर भी है, ऐसा नहीं है कि इट्स नॉट रियलिटी, इट इज रियलिटी बट यू कैन से एग्जैजरेटेड रियलिटी, यू नो। हाँ, maybe because it's a drama, maybe because of that. And also maybe वो एक पर्टिकुलर केस हमें दिखा रहे हैं ना एज एन ऑडियंस, तो वो एक फैमिली की कहानी है, तो जरूरी नहीं है कि हर एक की कहानी ऐसी हो, मगर उन्होंने एक सिर्फ उसकी एक स्ट्रगल दिखाया है और ऑब्वियसली फिर उसकी मतलब उन्होंने कहानी बनानी थी, तो वो आई कैन अंडरस्टैंड। सो ये चीज मुझे सिर्फ बॉदर की है इस ड्रामे में कि एग्जैजरेशन कुछ ज्यादा ही है। लेकिन आई थिंक ओवरऑल स्टोरी जिस तरह डेवलप हो रही है, एक्टिंग वाइज भी मतलब काफी मजे का है। सो आई थिंक टू बिगिन विद लेट्स स्टार्ट कि डायरेक्टर कौन है और प्रोड्यूसर्स कौन है। सो सबसे पहले तो ये इंटरेस्टिंग बात है कि इसको मरीना खान ने डायरेक्ट किया और साथ सरवत नजीर है उनके साथ डायरेक्टर जी। सो ये भी बड़ा एक प्लस पॉइंट है कि मरीना खान आपको पता है कितना बड़ा नाम है, सो उनके साथ सरवत नजीर ने। सॉरी, मैं एक बात और कहना चाहूंगी यहाँ पे कि जो टॉपिक आपने बताया है, अगर आपको याद हो, एक ड्रामा था जो मैंने रिसेंटली पूरा देखा है, वो था जैक्सन हाइट्स। तो वो भी थोड़ा सा इससे रिलेट कर सकता है, अगर मुझे नहीं पता, कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट भी हो सकता है, लेकिन वो भी यही था कि किस तरह वहाँ जाके लोगों को सेटल होना पड़ता है, काम करना पड़ता है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, और इधर जो पीछे उनके फैमिली होती है। और वो उसमें भी मरीना खान, शी वाज नॉट द डायरेक्टर बट शी वाज पार्ट ऑफ इट। तो मे बी वो चीज़ उन्होंने यहाँ पे, उसका भी एक्सपीरियंस शायद यहाँ पे थोड़ा अपना शो किया हो। आपने बहुत अच्छा याद दिलाया कि जैक्सन हाइट था भी बहुत अच्छा एक्चुअली ड्रामा, लेकिन थोड़ा सा ये उससे मुख्तलिफ है। वो तो असल में मतलब एक जगह की भी कहानी थी ना, और उसमें बहुत सारी स्टोरीज थी, एक नहीं थी। बिल्कुल, आपने बिल्कुल स्पॉट ऑन बात की है कि वो मल्टीपल स्टोरीज पे मुनसर था। ये जो ड्रामा है ये पर्टिकुलरली एक हाउस होल्ड की कहानी है, ठीक है। सो ये फर्क है। और ऑब्वियसली इसमें जो इनकम सेगमेंट या आप सेगमेंट कर सकते हैं ना कि जो टारगेट सेगमेंट इसमें दिखाया वो बहुत ही निचला तबका, जिनकी मतलब जिनकी दिहाड़ी बेसिकली, वो जो बंदा सरमद खोसट है इस ड्रामे में, जिनका कैरेक्टर एहसन के नाम से है, वो तकरीबन 10 से 15 हजार सैलरी थी उसकी। तो यू कैन इमेजिन टॉकिंग अबाउट के बहुत निचले ग्रुप के। अच्छा, सो इंटरेस्टिंगली जैसा मैंने बताया कि डायरेक्टर ये हैं और इसके जो प्रोड्यूसर्स हैं वो 6 सिग्मा प्लस है, जो हुमायूं सईद और आई थिंक नाम है शहजाद नसीम, उन्होंने इसको प्रोड्यूस किया है। और जो मेन कैरेक्टर्स हैं, जिस तरह आपने गेस पहले से ही किया, एक तो सरमद खोसट है, साथ ही साथ शाइस्ता वाहिदी, आई थिंक आफ्टर अ वेरी लॉन्ग ब्रेक, ये मैंने आई थिंक अगेन हुमायूं सईद ने मेंशन किया था कि आफ्टर काफी अरसे बाद वो वापस स्क्रीन पे आई हैं। और इंटरेस्टिंगली, हालांकि मैं कभी नहीं समझती थी कि वो अच्छी एक्ट्रेस हैं, ऑब्वियसली शी इज अ गुड होस्ट, एक्सीलेंट होस्ट, मगर एज एन एक्ट्रेस कभी हमने उनकी इस तरह की साइड नहीं देखी। तो इंटरेस्टिंगली उन्हें बहुत मैंने उनका ड्रामा देखा भी नहीं अभी तक, मेरा ख्याल है। आई हैव नेवर सीन हर एज एन एक्ट्रेस। एक आई थिंक देयर वाज दिस ड्रामा, मैंने देखा नहीं था, उसका थोड़ा बहुत झलक देखी थी, वो जियो पे कभी चला था, जिसमें आई थिंक फैसल कुरैशी उनके ऑपोजिट थे शायद, बहुत पहले। लेकिन सुना है ये आफ्टर 10 इयर्स उनका कमबैक है, 10 या 5 ईयर जी। लेकिन बहुत हेरा, यू विल बी वेरी सरप्राइज्ड कि वो तो प्रॉपर एक्ट्रेस उन्होंने, मतलब बहुत अच्छा। और जिस सेगमेंट को वो दिखा रही हैं, जिस तरह वो एक हाउस वाइफ दिखाई गई हैं, उन्होंने एक तो बहुत, जैसा मेकअप की बात करते हैं ना, मेकअप इज एग्जैक्टली अकॉर्डिंग टू हर कैरेक्टर, और ओवरऑल उन्होंने बहुत अच्छा निभाया है। मतलब वो सही लग, जिस एज ग्रुप को वो दिखा रहे हैं कि जिसकी ऑलरेडी शादी हुई है, बच्ची भी है, थोड़ी बड़ी बच्ची, मतलब बच्ची आई थिंक तकरीबन होगी 7-8 साल की, कुछ इस तरह है, साथ उनका अभी दोबारा बच्चा होता है स्टोरी में, वो मैं आपको बताऊंगी। लेकिन बहुत अच्छा उन्होंने कैरेक्टर जिन्होंने चूज किया बहुत अच्छे हैं। साथ ही साथ सरमद खोसट ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है। सबसे बड़ा नाम इसमें जो है वो बुशरा अंसारी है। सो वो तो बिल्कुल वो मदर बनी हुई है, मेन जो हाउस होल्ड जिसकी मैं बात कर रही हूँ वो है। साथ ही साथ गौहर रशीद, अगेन गौहर रशीद सच अ बिग नेम, तो वो भाई बने हुए हैं सरमद खोसट, और इसका एक भाई है, तो एक एहसन होता है जो सरमद खोसट है, और जो उसका भाई है वो आसिम है, जो गौहर रशीद ने किरदार निभाया। और जो गौहर रशीद की वाइफ है वो शर्मीन अली है, वो भी अच्छी एक्टिंग करती हैं। आई डोंट नो इफ यू कैन, आप नाम से पहचानेंगी, लेकिन आप ड्रामा देखेंगे आपको आइडिया हो जाएगा। और भी इस तरह बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं जो बड़ा मजे का है। सो दिस इज जो कास्ट वाइज ये है। नाउ कमिंग टू द मेन प्लॉट, वो प्लॉट ये है कि बेसिकली एक हाउस होल्ड है
जिसमें अम्मा जो है बुशरा अंसारी हैं, उनके हस्बैंड की डेथ हुई हुई है, उनके 2 बेटे हैं और उनकी 2 बेटियां। और जो बेसिकली जो सबसे बड़ा बेटा है वो सरमद खोसर है, जो बेसिकली पूरा हाउस होल्ड को चला रहा है। उसकी तनख्वाह दिखाए वो इंजीनियर टाइप है, लेकिन मैकेनिक्स नहीं होते जिस तरह वो है, पढ़ा लिखा है, लेकिन उसकी जॉब इतनी कोई अच्छी नहीं है, मगर बहुत ही बेसिक उनकी अर्निंग है। मतलब इतनी उनकी गुर्बत के आलम है कि उनके घर पे कोई फोन तक नहीं है, और जो आसाइशें होती है ना, जो बेसिक आपको जरूरत होती है, तो उनके घर पे ऐसा कुछ भी नहीं है। सो दे वेरी वेरी दे बिलोंग टू वेरी लोअर सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी। साथ उनका एक भाई है जो गौहर रशीद है, आसिम, जो निकम्मा भाई नहीं होता, जो कुछ भी नहीं कर रहा राइट नाउ एंड लुकिंग फॉर अ जॉब, और वो सीरियस भी नहीं है। जो काम वो असल में सिर्फ कर रहा है इस वक्त, वो ये है मोहब्बत कर रहा है। उसको एक अपनी खाला की बेटी पसंद होती है जो शर्मीन अली होती है, और उनका भी बल्कि बार बार वो शर्मीन अली की जो पेरेंट्स दिखाए में थोड़ी उसकी वो थोड़े अमीर है। अच्छा। सो उनका दिखाया हुआ है कि वो अपनी बेटी के लिए ऑब्वियसली कोई बेहतर रिश्ता ढूंढ रहे होते हैं, और इस तरह तो इधर इनका लव अफेयर भी चल रहा होता है। सो वो मैं स्टोरी बाद में बताऊंगी। और साथ ही जो 2 बहनें हैं, एक बहन जो ड्रामे में कैरेक्टर है नबीला का, नबीला नाम है ड्रामे में, और वो उनकी शादी हुई भी है, उनके 2 बच्चे हैं। उनका जो मियाँ है वो बहुत लालची है, इस तरह के दिखाते भी है ना कि वो जिस तरह नहीं होता हर वक्त पूरे वक्त रोना इस बात का कि जहेज में क्या आया था, या डिमांड ही खत्म नहीं होती कि मुझे कोई बाइसाइकिल मोटर बाइक ले दे, और इस तरह की बातें। और जो सबसे छोटी बहन है वो इनके घर में मतलब होती है, वो सबसे छोटी है, वो पढ़ रही है, वो अच्छी सी दिखाएंगी है। सो वो अच्छी है। उनका आई थिंक एक एमन होती है और ए से ही कोई नाम था, खैर आयला, आई थिंक आयला या कुछ ऐसा नाम है, मुझे याद नहीं है। लेकिन अच्छा, दूसरी तरफ जो कैरेक्टर मैंने बताया था कि गौहर रशीद जिनसे प्यार करते हैं, जो उनकी कजन है, वो नौशीन का कैरेक्टर है। नबीला उनकी वन ऑफ द सिस्टर्स थी। जो हीरोइन है वो शाइस्ता वाहिद थी, वो ऑलरेडी दिखाया कि वो सरमद खोसर की बीवी है। उनका नाम जो है वो जुबी है। सो जुबी और एहसन की कहानी है, और उनकी एक बेटी होती है जिसका नाम एमन है, और बाद में एक बेटा होता है जिसका नाम जैद है। सो स्टोरी कुछ इस तरह होती है कि जैसा मैंने कहा कि वो बहुत ही लोअर तबके से होते हैं, वहां पे वो बेचारा मेहनत कर रहा होता है, अब दूसरा भाई निकम्मा है, हर वक्त घर पे यही रोना पड़ रहा होता है कि भाई मतलब मुश्किल जो खाना होता है वो इतना थोड़ा थोड़ा ही होता है कि वो मुश्किलों से करे। पूरे वक्त जो उनकी दिखाई हुई है ना शाइस्ता वाहिदी, वो कुछ फरिश्ता दिखाई दी बेसिकली। तो वो बेचारी पूरे खानदान की हेल्प कर रही होती है इन टर्म्स ऑफ के हाउस होल्ड, सारा वही चला रही होती है। बुशरा अंसारी तो सिर्फ हुक्म ही देखती है। सो वो उस तरह की सास नहीं होती, क्योंकि शाइस्ता वाहिदी जो होती है वो दिखाई है कि उनके कोई पेरेंट्स नहीं है ना, तो उनका कोई महका नहीं है। तो जब महका नहीं होता तो वो उसको इतना सीरियस नहीं लेते, और हर बंदा उसको फॉर ग्रांटेड लेता है। वो पूरे वक्त लोगों की खिदमत में मसरूफ होती हैं। तो सरमद खोसर बहुत ही लविंग हस्बैंड दिखाए हुए हैं, बहुत ही आइडियल किस्म के। तो उनको पूरे वक्त होता है कि ये कितना जुल्म है कि तुम हर वक्त किचन में लगी रहती हो। तो उनको वो कोशिश करते हैं कि इसके हाथ बटाएं, चाहे वो किचन हो या कोई भी काम होता है ना, उनकी कोशिश होती है कि वो इसकी हेल्प करें। तो जो शाइस्ता वाहिदी होती है, उनको ये होता है कि नहीं आप, मुझे नहीं अच्छा लगता आप काम करें, तो वो बहुत ही अच्छी है। लेकिन सरमद खोसर का कैरेक्टर बहुत अच्छा दिखाया हुआ है कि वो हेल्प भी कर रहा होता है। दूसरी तरफ बुशरा अंसारी जो है वो सही सास दिखाई हुई है, तो वो उल्टा डिमांड ही करती है, ये ले आओ, रोटी ले आओ, साथ बैठती भी है ना, तो उनको थोड़े वो ना मिर्ची लगी होती है। और जो छोटी बहन है वो थोड़ा ख्याल करती है अपनी भाभी का, मगर जो बड़ी बहन है जिसकी शादी हुई है, वो तो बस इनके घर आती है डिमांड्स देके कि आज मेरे मियाँ ने मोटर बाइक मांग लिया, आज मेरे मियाँ ने ये कर दिया है, अगर आप ये नहीं देंगे तो वो मुझे तलाक दे देगा। उसकी तो बस ये कहानी होती है। और आसिम जो होता है वो नखट्टा नकम्मा, उसका पूरा वक्त काम ये होता है कि वो एक लव अफेयर में मतलब उसका अपनी कजन के साथ अफेयर होता है। तो वो एक दफा क्या होता है कि असल मसला तब आता है घर में कि ऑब्वियसली ऑलरेडी इसकी मदद चाह रही होती है कि कोई बेहतर जॉब मिल जाए ना सरमद खोसर को, और काफी दफा वो जिक्र भी कर चुकी होती है कि तुम ऐसा करो बाहर चले जाओ, मैंने सुना है बाहर जाते हैं ना तो वहां से अच्छा कमाई हो जाएगी। लेकिन इस बात पे सरमद खोसर का बिल्कुल दिल नहीं होता। वो कहता है नहीं, जो हम रूखा सूखा है ना यही खा लेंगे। और इसकी बेटी बहन मतलब सॉरी बीवी को भी यही होता है कि नहीं हम खुश हैं। वो बहुत ही सेक्रीफाइसिंग होती है ना, इवन कोई भी मसला होता है वो अपनी चीजें पकड़ देती है, मगर शी इज नॉट लालची एट ऑल। मगर मदर को पूरे वक्त होता है कि नहीं हमारी तो जरूरतें बहुत ज्यादा हैं, तुम जाओगे तो हालात बेहतर हो जाएंगे। अच्छा, सरमद खोसर को सिर्फ एक चीज होती है कि उसकी जो बेटी है वो बहुत ही मिडिल क्लास स्कूल में जा रही होती है ना, मतलब मिडिल क्लास सॉरी नहीं मतलब गवर्नमेंट स्कूल में जा रही होती है, वहाँ पे बहुत ही बेसिक है। तो इसकी ये बड़ी ख्वाहिश होती है कि हमारी बेटी कहीं डॉक्टर बने या कोई अच्छा बने, उसको अच्छे स्कूल में कराऊं, लेकिन मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, मगर वो मैनेज कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ जो आसिम होता है ना, जिधर वो टांग अड़ा रहे हैं ना, तो वो उन्होंने ऑलरेडी अपनी बेटी की कहीं रिश्ता तय कर रहे होते हैं, लेकिन ये चुप चुप के उसे मिलता होता है जब वो घर पे नहीं होता। तो एक दफा वो रेड हैंडेड पकड़े जाते हैं, और उसका बाप जो है ना लड़की का, वो बहुत वसीला होता है। तो वो एक तो बहुत इसकी फ्रेंडली टाइप कह लो गुस्सा करता है, मगर वो ये फैसला करता है कि इमीडिएटली ना मेरी बेटी और आसिम की शादी कर।
सो ओह! शादी, लेकिन शादी भी करें तो धूमधाम से करें, जो ये लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। ओए तो होए! शादी के और 10 दिन के अंदर लेकिन मेरे रुतबे का ख्याल रखा जाए। तो ऑब्वियसली ये इन पे लोन एक्स्ट्रा लेते मनी प्रेशर पड़ जाता है और ये अच्छा। अफोर्ड ही नहीं कर सकते। तो इनकी इतने बुरे हालात हो जाते हैं कि इनके पास ये नहीं होता कि किस तरह हम क्या मैनेज करेंगे ना, मतलब ना हमारे पास ज्वेलरी देने के लिए है। तो हुँ, अगेन वन एंड ओनली द शाइस्ता वाहिदी जो है ना अपना सेट ला के दे देती है, जो बड़े प्यार से सरमद खोसर को जो एहसन होता है ना, वो बड़ा खुश होता है जब जूबी को देखता है तैयार होते हुए और कहता है कि तुम तैयार हो। तो वो उसको एक ही सेट होता है उसकी बेचारी के पास, तो वो भी उससे ले लेते हैं। वो क्या लेते हैं, वो कहती है हाँ ठीक है, ये लोग उसको टॉन्ट मार रहे होते हैं ना, तो वो बेचारी इतनी मासूम होती है, तो वो भी लाके दे देती है। जिसपे सरमद खोसर को बहुत गुस्सा होता है कि तुम्हें किसने कहा है तुम ये कुछ करो। खैर हुँ, वो दे देती है, वो अपनी तरफ से तो भला करती देती है। लेकिन जो आने वाली नई बहू होती है ना, तो वो तो इसके नखरे नहीं खत्म होते, क्योंकि वो एक तो थोड़े बेहतर घराने से आई होती है और उसका महका होता है और स्ट्रांग होता है। और वैसे हुँ, भी वो बुशरा अंसारी की बहन की बेटी होती है, तो एक तो उसको ये हुँ, भी एज हासिल है। प्लस ये कि वो क्योंकि वो अमीर घराने से होते हैं, तो उनके डिमांड्स भी बड़े होते हैं और बुशरा अंसारी को होता है कि कहीं मेरी बहन की आँख, मतलब बहन की नज़र मेरी नाक नीची ना हो जाए और हम उसका ख़ास ख़्याल रखें, क्योंकि वो लोग तो बड़े घराने के हैं। तो हुँ, वो हुँ। अपनी जो नहीं आने वाली बहू होती है ना, उनको सर पे बिठा के रखती है। ओए होए! सो बेचारी जो शाइस्ता वाहिदी होती है, वो फिर भी यहाँ पे भी नहीं आती है, तो वो तो किचन में जाती नहीं है। ये बेचारी और इसकी जो छोटी होती है नन नंद कह लो, वो मिल के थोड़ा बहुत हेल्प करती है, लेकिन काम सारा यही करती है। अब ये होता है कि उनके, क्योंकि एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ जाता है, इनके पास कुछ वैसे नहीं है। और अब ये सरमद खोसर कहता है कि अब मैं क्या करूँ ना, इतने मसले मसाइल हैं, और उधर जो बहन है वो भी घर पे आके बैठ जाती है। वो कहती है नहीं, मेरे मियाँ ने कहा है कि जब तक बाइक नहीं होएगी ना, तो नहीं देंगे, तो तब तक हम अच्छा। मतलब वो मुझे तलाक दे देगा। तो अब सरमद खोसर के पास तो कोई पैसे नहीं है। उसने मुशरा अंसारी इतनी बेवकूफ होती है, उसने अपनी बहन को कहती है, अपनी बेटी को कहती है कि तुम फिक्र ना करो, शादी हो जाए एक दफा आसिम की, तो तुम्हारा ये फरमाइश भी पूरी कर देंगे। अब इधर इसके पास पैसे ही नहीं है। तो अब सरमद खोसर को जब कुछ समझ नहीं आता, तो वो फाइनली उसके कुलीग्स में से कोई ऐसे दुबई गया होता है बाहर काम करने, और उसका एक कुलीग होता है, तो उनके थ्रू वो रीच आउट करता है और ओमान में उसको जॉब मिल जाती है। तो वो फिर फाइनली, हालांकि वो बिल्कुल ये नहीं चाहता और उसकी बीवी भी बिल्कुल ये नहीं चाहती, तो ही डिसाइड्स कि वो बाहर चला जाए। और जब ये बीवी को वो मशवरा नहीं लेता, जब वो ये उससे रिवील ही करता है, जब रिवील करता है तो उसको बहुत दुख होता है, वो रोती है और इतना कुछ बोलती है कि नहीं आप ऐसा मत करें, ऐसा ना, हम ऐसे ही जी लेंगे, और इतना कुछ इस तरह बोलती है। लेकिन जो जो ऑब्वियसली वो उसने डिसाइड कर लिया होता है, वो कहता है कि उसको सबसे ज़्यादा असल में दुःख होता है। वो कहता है कि देखो मेरी खातिर तुमने कितनी कुर्बानी दी, अब ये जो सेट है, सोने का सेट है, या पहले तुम्हारी चूड़ियाँ भी बेचती थी, और अब देखो हमारी ख्वाहिशें कभी पूरी नहीं हो सकती। अब मैं अपनी बेटी को एक अच्छे स्कूल तक नहीं कर सकता। और बीच में एक और भी चीज़ उसको बड़ी मोटिवेट करती है कि उसकी बेटी का ना हाथ का फ्रैक्चर हो जाता है। अब जब फ्रैक्चर होता है तो वो जल्दी से उसको ना एक प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके जाते हैं। मगर प्राइवेट हॉस्पिटल में उसके पास पैसे ही नहीं होते टू फुलफिल द बिल। तो वो क्या करता है, उसको मजबूरन उसको सरकारी अस्पताल में लेके जाना पड़ता है। तो वो उसका ब्रेकिंग पॉइंट होता है कि वो अपनी बेटी से बहुत मोहब्बत करता है। तो कहता है कि अगर मैं ये बेसिक नेसेसिटी अपनी बेटी को नहीं दे सकता ना, तो फिर मेरा कोई फायदा ही नहीं। वो इमोशनल नहीं हो जाता बंदा, तो ही हाँ। फिर कुर्बानी का बकरा बन जाता है। वो बेसिकली कहता है कि नहीं मैं जाके मैं कमाऊंगा और मैं ज्यादा अरसे नहीं जाऊंगा, हम थोड़ा सा पैसे कमा लो, तो फिर मैं वापस आ जाऊंगा, और लेकिन तुम लोगों की तो जिंदगी बेहतर हो जाएगी ना कम से कम। तो वो हुँ, ये कह के, और इस बात पे ऑब्वियसली बुशरा अंसारी तो बहुत खुश हो जाती है। और आसिम की तो ईद हो जाती है, वो पहले ही इकट्ठा था, तो वो कहता है बस ईद गए भाई, तो मेरी तो कोई जिम्मेदारी नहीं है। सो हाँ। फिर क्या होता है कि ये बाहर चला जाता है। अब ओए ओमान में होए! दिखाया हुआ है कि वो असल में ओमान में एक्चुअली शूट नहीं हुआ हुआ। उन्होंने इस तरह दिखाया कि कोई कंस्ट्रक्शन साइट हुई है, पीछे बैकग्राउंड में नहीं होता कि आपको दिखा देते हैं, लग रहा है कि बाहर है। वैसे इतना फेक भी नहीं लगता, लेकिन जो उधर एम्प्लॉइज दिखाए हुए हैं ना, जो अरबी टाइप, वो थोड़ा फेक है। वो मजे का अच्छा। नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने अगेन जिस तरह मैं कहती थी थोड़ा एग्जैजरेशन है, तो उन्होंने ओमान में जिस तरह उनका लिविंग है ना वो दिखाई है। एक्चुअली कुछ कुछ हकीकत भी है कि जिस तरह आपकी ये जो हॉस्टल्स या कह लो डॉर्मेटरीज होती हैं, यहाँ पे जिस तरह मजदूर रहते हैं, तो एक ही कमरे में 6-6 7-7 लोग हाँ, ये इकट्ठे तो रहते हैं, काफ़ी इतने ये तो बुरे हालात ये हैं। रियल है। हाँ, ये ये तो काफ़ी बिल्कुल कहते हैं। रियल है। तो नॉर्मली जिस तरह हम लोग भी इधर जानते हैं, जैसे लोग पुलिस नहीं, सॉरी, गार्ड्स वगैरह होते हैं, लेकिन यहाँ पे होता है कि बंक बेड्स होते हैं, बेड होते हैं। उनके जो हालात दिखाए हुए हैं ना, वो ऐसे हैं कि एक समझे कमरा है ना, तो उसमें 6 जमीन पे बिस्तर बिल्कुल साथ-साथ जुड़े हुए हैं। तो वो हुँ। तो बिल्कुल ऐसे दिखाया हुआ है कि मतलब बिस्तर भी नहीं है, मतलब सिर्फ ज़मीन पे। तो वो थोड़ा-सा मुझे लग रहा था कि कुछ नहीं, ज़्यादा ही मेरा हो ख़्याल गया। है बट ये येस भी दैट्स ट्रू। इतना अनरियल नहीं है, ये भी ऐसे ही होता है मेरा ख़्याल है। ऐसा होता, लेकिन हाँ। दुबई में असल में उनका एक प्री रैक होता है। यहाँ पे उन्होंने कहा होता है कि बेड्स होते हैं, बेड स्पेस होती है ना, तो बेड्स होते हैं।
लेकिन वो अच्छा। दिखाया हुआ है कि बिल्कुल ही जमीन पे है ना, आप देखोगे तो पता चलेगा, लेकिन बिल्कुल हम्म। हकीकत होती होगी, उन्होंने यही शायद दिखाना चाहा है। हम्म। सो खैर वो ओमान जाता है तो यहाँ से तो कितनी बड़ी बड़ी उम्मीदें बंदा लेके जाता है, और वहां जाके इतना बुरा हाल होता है हिरा कि मतलब एक बाथरूम है, एक कमरा है ना, तो उसमें हर बंदा ऐसा है कि आप पास इवन अपना, अगर आप जमाई भी ले रहे हो ना, कि जमाई नहीं सॉरी, हम्म। उसको क्या कहते हैं कि आप सोए हुए हैं तो आप उल्टा होता है, उसको क्या कहते हैं, मुझे लफ्ज भूल गया, अंगड़ाई। लाइक अंगड़ाई, अंगड़ाई हम्म। अंगड़ाई भी ले रहे हो हाँ, तो हाँ, आप दूसरे को टच करोगे, इस हद तक वो हाँ। जुड़े हुए होते हैं एक दूसरे के हम्म। साथ। सो उन्होंने वाकई वो एक्चुअली बहुत मजे का दिखाया हुआ है, और इमोशनली बंदा बड़ा चार्ज अप हो जाता है कि यार कि कितना मतलब मुश्किल जिंदगी वो गुजार रहे हैं, और पीछे आपको उन्होंने दिखाया कि एक तरफ ये हालात है इस बेचारे बंदे के, जो फिर वो ये बार बार अपना याद भी करता है ना कि कैसे जूबी जो उसकी बीवी थी, कि इवन हम्म। तौलिया तक उसको बाथरूम के बाहर लाके देती थी, या उसको हम्म। कुछ भी करने नहीं देती थी, और यहाँ पे बेचारे को खाने से लेकर बाथरूम एक के, मतलब आपको बाथरूम जाना है तो 6 बंदे हैं, अब वो बारी लगी हुई है, कब तक आपकी बारी हाँ। आएगी। सो वो काफी हम्म। उन्होंने इमोशनली, मतलब बहुत ही इमोशनल किस्म का ड्रामा दिखाया हुआ है, बनाया हुआ भी है, और यू फील द पेन। और दूसरी तरफ जो सबसे आपको बात उलझन देती है, या जो सबसे बात आपको तंग करती है, वो ये है कि जो उनके घर वाले होते हैं, बीवी नहीं, बीवी और बच्चे नहीं, बेटी बेचारी एक है, तो जो बाकी सारे घर वाले होते हैं ना, वो ऐयाशी की जिंदगी गुजारते हैं, और वो उनको हम्म। परवाह ही नहीं होती है, कि उनको बस होता है कि बस अच्छा भाई पहुंच गया, अच्छा आप कब पैसे भेजेंगे, आप कब मनी ऑर्डर भेजेंगे, इधर कभी फ्रिज आ रहा है, कभी पहले उसकी जो बहन है उसके लिए उसकी मोटर बाइक आई, उसके मियाँ के लिए, और दूसरी तरफ जो आसिम है, वो इतना लालची आदमी दिखाया हुआ है कि ना से पहले उसने शादी की, अब वो घर, उसने क्या किया कि अपना बिजनेस खोल लिया, बिजनेस की कुछ स्टोर शॉप रियल एस्टेट का, तो वो शॉप भी उसने इसके पैसों से खरीद ली, तो उधर, और इतने लालची दिखाई हुई है रोशा अंसारी भी, कि वो अपनी बहू को पैसे भी नहीं देती, बताती भी नहीं है कि कोई पे ऑर्डर आता है, थोड़ा बहुत देती होगी खुद जो जरूरियात है, तो और जो इवन जो गिफ्ट्स भेजता है एहसन अपनी बेटी के लिए या अपनी बीवी के लिए, तो बुशरा अंसारी की हाइट ऑफ कह ले लालचपन दिखाया हुआ है, कि वो भी उनको नहीं देती, वो कहती है मैं किसी को, मुझे वारना भी होता है, कभी किसी को देना होता है, या मतलब उसका गिफ्ट तक वो उसको अपनी बेटी को, जिसके लिए वो गया था एक्चुअली कि बेटी को नए स्कूल में डालेंगे, इसको भी वो इनकार कर देती है कि बेटी को नए नए स्कूल में क्या जरूरत है, अभी तो छोटी है, इससे क्या फर्क पड़ता है अब। और ये चीज सब चीजें एहसन को नहीं पता होती, क्योंकि वो तो बाहर गया, उसके इवन दे डोंट इवन हैव फोन कॉल्स की फैसिलिटी नहीं है, तो वो हमसाए में जाके फोन उठाते हैं, तो जब फोन भी आता है ना, तो बुशरा अंसारी खुद और आसिम अपने बेटे को लेके जाके फोन अटेंड कर देती है, इस बीवी को बात ही नहीं करनी देती। तो और बीवी वैसे भी इतनी अच्छी दिखाई है कि उस तरह की नहीं है कि वो जाके अपनी कंप्लेन करेगी, और ये उसको कहती भी है कि उसको परेशान ना डालना, तुम अपनी परेशानी उसको ना डाल देना, इस तरह की बातें होती हैं। और फिर स्टोरी में कुछ इस तरह आगे प्रोग्रेस इस तरह होता है कि जो आसिम है उसका भी एक बेटा होता है, मतलब स्टोरी सब बढ़ती है, और इस तरह दूसरी तरफ जो शाइस्ता वाइदी है, जो मतलब जूबी है, और एहसन, उनका भी एक बेटा होता है, और ये बेटे की खबर भी जब कि उनका बेटा होने वाला है, तो ये भी चीज जो है वो उनको उसके थ्रू पता चलती है, कि बाद में पता चलती है, एकदम बताती भी नहीं है, मतलब माँ छुपाती है ये हकीकत एहसन से, और बाद में ऑब्वियसली एक बार लकीली उसको कॉल मिल जाती है और बता देती है। और एक तरफ जब ये इंटायर प्रोसेस हो रहा होता है, जब उनका बच्चा दोनों के हो रहे, तो एक तरफ एक बड़े अमीर हॉस्पिटल्स में जा रहा होता है, वो सारा पैसा एहसन का है, लेकिन दूसरी तरफ जो बेचारी इसकी बीवी है जूबी, वो अकेले धक्के खा रही होती है सरकारी अस्पताल की, खुद जाती है, उसको कोई साथ लेके जाने वाला नहीं है, क्योंकि जो आसिम है ना, उसकी बीवी इतनी बुरी होती है और इतनी सेल्फिश होती है ना, कि वो बार बार टॉन्ट मारती है कि कोई अच्छा तो नहीं लगेगा कि भाभी जाए देवर के साथ, वो इस तरह की बातें करती है। तो बेचारी जो जूबी होती है ना, वो हर चीज खुद कर रही होती है, तो वो बड़ा जो उसका स्ट्रगल है वो बहुत अच्छा दिखाया हुआ है, और जो जूबी जिस तरह वो उसको हैंडल कर रही है, और मतलब फिर इनका बच्चा दोनों के हो गए हैं, अब वो बच्चे के लिए सारे गिफ्ट्स आए थे, वो भी मदर ने उसको नहीं दिए, उल्टा वो ऐसे उनके बच्चे को दे दिए ताकि उसकी इज्जत बनी रहे। कैन यू इमेजिन? सो दैट्स स्टोरी लाइन। ये तो बहुत ज्यादा हो गया है। हाँ, लेकिन अब ये है इंटरेस्टिंग, ये चीज है कि पहले मुझे भी ये था कि ये बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है, मुझे गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन जब पिछली एपिसोड पे जो 7th और 8th एपिसोड थी, वो मुझे बड़े मजे की लगी, कि उसमें ये हुआ कि क्योंकि जुल्म कहते हैं ना, जब हद से बढ़ जाए तो यू हैव टू स्पीक। तो अब एक वाकया कुछ ऐसा होता है कि जो अगेन बेचारी जो ईमन होती है ना, सबसे जो उनकी छोटी बेटी है, जो बेटी है, वो
बेचारी बहुत निगलेक्ट हो रही होती है इंटायर प्रोसेस, क्योंकि वो अपने बाप के साथ बहुत अटैच थी। बाप रात को उसको स्टोरी सुनाता था जिससे वो सोती थी। तो जब से वो बाप चला जाता है ना, तो वो बहुत बिल्कुल बुझ जाती है। और बल्कि इसकी मदर को भी बड़ी वरी होती है कि ईमन को क्या हो गया है ना। और अब जब उनका बेटा हो गया है, जैद उसका नाम रखते हैं, तो और मजीद वो ईमन निगलेक्ट हो रही होती है। तो मदर वो ज्यादा एक्सपेक्ट करी होती है कि ईमन तो भाई का ख्याल रखना, मैं किचन से हो जाऊँ। तो एक दफा क्या होता है कि वो भाई का क्या ख्याल, बेचारी छोटी सी बच्ची है, आई थिंक 6 इयर्स, तो पीछे ना वो माँ कहती है मैं किचन में बिजी हूँ, तुम भाई का ख्याल रखो। जब वो एक दफा माँ को बुलाती है, माँ उसको फीडर दे के कहती है तुम फीडर पकड़ो, इसको तुम पिलाओ, तो मैं आती हूँ। अब छोटी बच्ची से आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो वो दोबारा रोने शुरू हो जाता है ना बच्चा। जब वो माँ को जाके दोबारा बताती है, माँ कहती है मैं आ रही हूँ, तुम देखो उसको। वो अपनी तरफ से बेटी अपने भाई को उठाती है और वो गिर जाता है भाई से। ओह माय गॉड। तो फिर एकदम आके माँ जब ये देखती है, ऑब्वियसली वो भाग के आती है, हेल्प मतलब देखती है, लेकिन वो फिर ना ईमन पे ना समझो कि गुस्से में आके उसको बहुत डांट देती है। तो वो जो बच्ची सहम जाती है, और फिर उसको बच्चा रोना बंद नहीं कर रहा होता, उसको हॉस्पिटल ले जाती है। अगेन वो आसिम के पास जाती है कि ये इतना रो रहा है, ये गिर गया, तुम हम हॉस्पिटल ले जाए। तो वो आगे उसकी बीवी कहती है आप खुद ले जाए, आप इतना नहीं कर सकती। तो कैन यू इमेजिन, वो बेचारी अकेले लेके जाती है, वहां पे जाके रात गुजारती है। मतलब बिकॉज हॉस्पिटल में वो कहते हैं अंडर ऑब्जर्वेशन बच्चे को रखते हैं ना। सो जब बच्चे को रखते हैं तो अगले दिन आती है, तो पीछे से जो ईमन होती है छोटी बेटी, वो पुप्पो के पास होती है, लेकिन वो इतनी डर जाती है रात को, पुप्पो तो थोड़ी देर इधर उधर हो जाती है। और भाभी स्पेशली आसिम को फोन करके कहती हैं कि आप प्लीज आयला को बोल देना, आयजा या जो भी नाम था, कि बहन को बोल देना कि वो उसके साथ रात को सो जाए। तो मुझे लगता है वो मैसेज भी कम्युनिकेट नहीं करता, ये वो दिखाते नहीं है, मगर ये दिखाते हैं कि उनकी जो पुप्पो है एक दफा कमरे से बाहर चली जाती है और पीछे बेटी डर रही होती है। सो वो इतना वो ट्रॉमेटिक किस्म का बच्चे का एक्सपीरियंस होता है। अगर पुप्पो को खुद ही उसके साथ सो जाना चाहिए था, उसको ये मैसेज ना भी मिलता तो भी। वो सो रही थी, लेकिन इस तरह उसको पता नहीं था कि भाभी ने रात पूरी आना नहीं है। एक्चुअली ये अजम्पशन है कि वो रात को सोई ये हमें नहीं पता, क्योंकि सिर्फ ये दिखाते हैं कि वो सोई होती है ना, बच्ची लेटी होती है, तो पुप्पो एक दफा उसके बाद किसी बच्ची डरती है। अब पता नहीं रात को सोई थी या नहीं, लेकिन वो बड़ा सैड सिचुएशन होती है। और दूसरी तरफ एक चीज जो पीछे मैंने शायद नहीं बताई, वो ये इम्पोर्टेंट है कि जिस तरह इन दोनों के बच्चे भी होते हैं ना, तो एक तरफ दोनों का जब एक का बच्चा होता है तो वो बहुत बेस्ट हॉस्पिटल, जहाँ पे समझो प्राइवेट हॉस्पिटल, और दूसरे का जो बच्चा होता है तो वो सरकारी हॉस्पिटल, वो भी ऐसा कि उसको इवन हॉस्पिटल लेके जाने वाला कोई नहीं होता। क्योंकि जिस टाइम ये दोनों जा रहे होते हैं तो इस लड़की कंप्लेन करती है जूबी कि मुझे भी साथ ले जाए, आई एम नॉट फीलिंग वेल। सो जो मदर इन लॉ होती है वो उस वक्त दूसरी बहू के चक्कर में इतना होती है, वो कहती है कोई नहीं, तो मैं भी कह रही हूँ, बाद में देखेंगे। और पीछे से शी हैज उसको रश करके लेके जाना पड़ता है। तो जो पुप्पो अच्छी वाली पुप्पो है, वो नेबर में जाके एक रुकैया खाला होती है, उनको बुला के लाती है कि भाभी इज नॉट फीलिंग वेल, प्लीज आप उनको हॉस्पिटल ले जाए। फिर वहां जाके वो बेचारी हर चीज अकेले सहती है। और अच्छा, सबको ये होता है कि शायद बेटी ही हुएगी ना, तो ये आसिम को होता है कि मैं हमारा ऊपर पलड़ा भारी होगा कि हमारा बेटा है, लेकिन इनका भी बेटा होता है, तो वो इस मामले में वो रह जाते हैं। मगर खैर पूरा ये, और जब ये इन्फॉर्मेशन देनी भी होती है ना भाई को, तो पहले तो भाई से छुपाते हैं कि भाई भाभी के साथ क्या हुआ, कोई लेके नहीं गया। और बाद में जब उनको पता चलता है तब भी ना उसको बहू को कहती है तुमने बताना नहीं है कि मैं नहीं थी तुम्हारे साथ, तो इस तरह। तो वो इतनी बेवकूफ होती है, और वो उल्टा सिर्फ कहती है अपनी मियाँ को कि बस आप आ जाए ना, तो मियाँ उसको प्रॉमिस करते हैं मैं आ जाता हूँ, ठीक है मैं आता हूँ तुम्हारे पास। लेकिन उसको छुट्टी नहीं मिलती, क्योंकि उनका कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक 1 ईयर के बाद छुट्टी मिलती है। तो वो अपने अरबाब से बात करता है, तो अरबाब कहता है नहीं अभी नहीं दे सकता। तो ये जब फोन करके अपनी जूबी बीवी को बताता है तो वो बहुत डिसअपॉइंट हो जाती है, और उसको बस वो बेटी को जब वो आके समझाती है कि बाबा अब नहीं आ रहे लेकिन लेट आएंगे, तो बेटी उससे बिल्कुल ही वो नहीं होता कि पहले ही डांटा था, तो बेटी कहती है मुझे आपसे नफरत है। तो बच्ची उस तरह की हो गई है कि उसको कोई कनेक्शन नहीं रहा बेचारी। और लेकिन अब अच्छी बात ये हुई है कि जो 8th एपिसोड होती है, जब ड्यूरिंग वरना मुझसे तो नहीं देखा जाएगा ड्रामा। अब अच्छी बात ये हुई है कि ये सब कुछ हो रहा होता है, और जूबी बेचारी है, बच्चा थोड़ा सा बड़ा कह लो, 1-2 महीने हुआ है, तो वो अब वो काम कर रही होती है, एक दिन कपड़े धो रही होती है, तो ऑल ऑफ अ सडन उसका हस्बैंड सरप्राइज देता है और वो आ गया। अच्छा, चलिए शुक्र जी। और जब वो आ गया है तो इंटरेस्टिंगली जूबी ने कुछ नहीं उसको बोला, लेकिन उसको नजर आ रहा है। तो वो कहते हैं कि मेरे मेहनत करने का क्या फायदा, इस घर के हालात में सबके बदल गए हैं, लेकिन मेरा कमरा जो तुम लोग तो लगता है वैसे हो, बल्कि तुम तो बहुत कमजोर हो गए, मेरे बच्चे तो बहुत कमजोर लग रहे हैं, आसिम के बच्चे माशाल्लाह बहुत, वो भी खुद भी है, तुम तो लगता है कुछ खाती नहीं थी। अच्छा, मुझे तो घर में कोई तब्दीली नजर आई। और स्कूल का क्या हुआ, वो सवाल पूछ रहा है जो कभी ऑब्वियसली वो सोच रहा था कि चीजें ठीक हो गई हैं।
लेकिन अभी तक वो चीज रिवील इसकी बीवी ने नहीं की। वैसे की वैसी है बेचारा की। हाँ, और बेटी ने भी, कहते हैं ना, बेटी से वो मिलना चाहता तो बेटी दूर भागती है, वो नहीं मिल रही ना, तो उसको होता है ऐसा क्या है, ये क्यों मुझसे दूर जा रही है, एमन को क्या हुआ है। वो पिछला पिछला पूरा वाकया होता है, एक जो मैंने शायद नहीं बताया, वो ये था कि एमन पे ना उसकी जो चची जी होती है ना, चची हुई ना हासिन की बीवी, वो अपनी छोटी बच्ची अपने भाई, एक स्टफ टॉय होता है, तो वो कहती है कि जैद को भी स्टफ टॉय में ले लूं, तो उसको झड़क देती है ना कि नहीं ये तुम्हारा नहीं है। तो वो क्या करती है, जब वो जो उसकी चची होती है कहीं बाथरूम में जाती है, तो पीछे से स्टफ टॉय उठाती है और जाके अपने भाई को दिखा रही होती है, देखो कितना प्यारा स्टफ टॉय। तो वो आके ना चची इतनी शोर मचा देती है नौशीन, कि वो कहती है देखो चोरी कर लिया तुम्हारी बेटी ने। और वो फिर ये जो शाइस्ता वायदी होती है इतना गुस्सा करती है कि वो अपनी, मतलब उसको तो सुना देती है, इसको बोलती है कि भाभी बस करें, काफी हो गया है, मैं इसको खुद देख लूं। लेकिन उनको तो बस कराती है, शुक्र है कुछ बोलती है, लेकिन पीछे से वो अपनी बेटी को मारती है चपेड़े। तो उसकी वजह से माय बेटी जो है ना गॉड। बिल्कुल खामोश हो जाती है, क्योंकि और बाद में इसको बहुत सॉरी करती है, लेकिन वो बेटी खामोश होती है। और इसी वाक्य के बाद एकदम वो मियाँ आता है, हाँ तो अब सॉरी वो करने की। उसको तो, सॉरी कुछ कह रही थी आप? नहीं, मैं कह रही थी कि अच्छा अब कोई फायदा नहीं सॉरी करने का, उसको इतना मार दिया है, अब क्या एग्जैक्टली फायदा। और उसपे कोई अच्छा। डर, वो इसलिए मियाँ हाँ। आके कहता है ना कि एमन इतनी डरी हुई सहमी हुई क्यों है, तो वो उसको बता नहीं सकती कि क्या हुआ है। तो खैर अब पिछले एपिसोड के मिडल में, लाइक 7th और 8th के जो सेकंड पार्ट के मिडल में ये आया था, और अब ये भी आया है ना, तो इसको हो रहा है कि अच्छा तुमने तो कोई शॉपिंग ही नहीं की, और वो कहती है मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो कहते नहीं मेरे साथ चलो, मैं उसको थोड़ा जाके सब एज अ पूरी फैमिली को बाहर लेके जाता है, कुछ खिलाता पिलाता है। तो वो हाँ। बड़े मजे के सीन्स थे। और दूसरी तरफ एक और जो बड़ी जलालत वाली बात है, अल्लाह माफ करे, वो ये है कि वो ना अपनी बेटी, वो कहता है ना तुम्हारा एक उधार था तो मैं बड़ी मेहनत करके लेके आया हूँ उधार वापस ना। तो वो बीवी सेट। कहती है ऐसा कौन सा उधार है। हाँ, तो वो उसके लिए एक सेट का गिफ्ट आता है, लेकिन क्योंकि वो इतना बेवकूफ है, वो सबके सामने गिफ्ट दे रहा होता है, ठीक है, सबको, और सबको होता है अच्छा। तो वो माँ कहती है हो हाँ तुमने सेट लिया है, बिल्कुल तुमने कितना अच्छा किया, तुम मेरी वो बड़ी जो दूसरी बेटी है ना, कि तुमने तो कितना भाई को ख्याल है। और वो उससे बोलने भी नहीं देती और सेट ले लेती है। तो और ये इसमें क्या सारा होता है, कसूर भाई का अपना है। नहीं इसको लेकिन फिर कोई पता है क्या, नहीं वो जिस तरह करती है ना, तो उसको अभी वो मतलब वो बोलने लगता है कि मैं ये नहीं, वो बोलने नहीं देती, नहीं थैंक यू शुक्र है तुम ले आए, अब तुम नेक्स्ट नहीं, टाइम तो और चूड़ियां भी उसको मैचिंग पता नहीं लगाना। अपने आगे ही देख रहा है घर के हालात, वो कहीं छुप के दे देता अपनी बेगम को, जरूरी सबको ऐलान करके असल में ना देना। ये चीज सब पहले दिन ही होती है, लाइक ये नहीं है अच्छा। कि उसको उधर, ये पहले दिन ही ये अच्छा। सब चीजें होनी है। वो गिफ्ट नहीं होता है जो बंदा लेके आता है सिर्फ के लिए, तो हाँ। अच्छा। लेकिन फुप्पो, जो छोटी वाली फुप्पो होती है, वो बहुत अच्छी होती है। तो वो कहती है अम्मी, जब ये भाई चला जाता है ना, एकदम से उसको होता है कि ये क्या किया मेरी माँ ने, तो वो जाके सॉरी करता है जूबी को, ये तो सेट में तुम्हारे लिए लाया था। वो कहता है मुझे पता है लड़की थी, कोई बात नहीं, मुझे पता है, मुझे सेट की जरूरत नहीं है एहसन, मुझे सिर्फ आपके हाथ थामने की जरूरत है। तो दूसरी तरफ जो फुप्पो होती है छोटी वाली, वो अपनी अम्मी को इतना कहती है कि खुदा का खौफ नहीं आपको आता, भाई उनके लिए लाए थे, ये मेरे लिए नहीं लाए। वो कहती है तुम चुप रहो, तुम्हें नहीं पता, और इस तरह की बातें। खैर वो इस तरह की बहुत चीजें होती हैं, और वो गिफ्ट सबके लिए लाता है, और सबको बस यही लालच होती है कि हमारे लिए क्या गिफ्ट लाया होगा, और ये वापस कब जाएगा। आसिम को पूरे वक्त ये है कि ये वापस कब जाएंगे, ये ना इधर ही रुक जाए। हाय, और और अल्लाह अभी करे वापस अपनी बीवी बच्चों समेत चला जाए ना। अल्लाह करे, लेकिन मुश्किल है। लेकिन अभी नेक्स्ट एपिसोड में नहीं जो नहीं बड़ा होती। मजे का लग रहा है, वो ये है कि ये कहता है कि मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि उसको हाँ। समझ आ गई, उसको हमसाई बताती है कि तुम्हारी जो बीवी है और बच्चे कितनी मुश्किल में थे। तो अब पता नहीं क्यों जाएगा दोबारा वापस, लेकिन वो काफी मजे का बिल्डअप स्टोरी है। आगे चलने के लिए तो फिर वो वापस जाएगा ही, मेरा ख्याल है। बिल्कुल, लेकिन ये जरूर है कि इस दफा उसको हकीकत पता चल गई, पता उसको चल ये गई पता है। चल गया है कि बीवी के साथ क्या हो रहा था। ये भी पता चल गया है कि स्कूल अभी इस पॉइंट पे खत्म होता है कि जब अपनी बोलता है कि नया स्कूल उसको कैसा लग रहा है हेमंत को ना, तो वो आगे चुप हो जाती है, और वहां पर एपिसोड खत्म होता है। तो लेट्स सी। आई नो मैंने जैसा कहा था बहुत एग्जैजरेटेड भी है चीजें, आपको हाँ। लग रहा होगा कि इससे बुरा दुनिया हो सकती है। हाँ सीरियसली टेंशन बहुत है। टेंशन बहुत है, हाँ। लेकिन एक्चुअली बहुत अच्छा बनाया हुआ है। और अच्छा। एक्टिंग वाइज सरमत खोसर बहुत अच्छी एक्टिंग कर नहीं, रहे हैं, वो और बहुत अरसे बाकी बाद वो बहुत टीवी अच्छे स्क्रीन कर एक्टर रहे हैं हैं। भी। हाँ। हाँ, और साथ ही साथ जो शाइस्ता वाइदी है, उन्होंने बहुत अच्छी एक्टिंग की एज वाइफ। बिल्कुल लग रहा है कि मियाँ बीवी हैं, उनका जो आपस में केमिस्ट्री है ना, वो काफी क्लिक कर रही है। और आसिम जैसा लालची भाई, और उसकी जो भाभी नौशीन है, वो भी बड़ा मजे का लग रहा है कि वाकई लालची लगते हैं। बुशरा अंसारी साहिबा जो है इतनी बड़ी एक्ट्रेस, तो वाकई उनसे नफरत हो रही है जो करेक्टर है। अच्छा, बीच में वो कहीं कहीं टॉन्ट भी मारती है आसिम को कि तुम भी कंट्रीब्यूट करो, मैं सिर्फ एक भाई की कमाई पे हम कर रहे हैं ये, लेकिन वो अपनी बहू को कभी, और उसको उसकी छोटी वाली बेटी बार बार ये बोलती भी है, मगर उनको शर्म नहीं आती है। वो फिर भी बार बार, मतलब थोड़ा सा उसको एहसास होता है, क्योंकि दूसरी तो उसको सही सुनाती है ना, वो ये कहती है कि तुम कैसी हो, मैं तुम तो मेरी बहन की बेटी हो, मगर तुम तो मेरी बड़ी बहू ने आज तक मुझसे उफ नहीं किया।
लेकिन वो अच्छा। कहती है मैं नहीं चुकूंगी, और वो हर बात पे ना वो कहती है ना, जब कंट्रीब्यूट करो तो आगे से कहती है इसके पैसों का हक तो सिर्फ मेरे पे, आसिम का पैसों का हक तो सिर्फ मेरा और मेरे बच्चों का है, वो इस तरह आगे ओह से बोलती है। गॉड, अच्छा, तो वो सही। काफी उन्होंने, आई एग्री कि काफी एक्सट्रीम्स है ड्रामे में, दैट आई एग्री, मगर ड्रामा इज नॉट बैड, और स्पेशली जिस इशू को ये हाईलाइट कर रहा है हीरा, वो काफी इम्पोर्टेंट है, और आई थिंक देखना चाहिए आपको। खैर, ठीक आपको है, स्टोरी कैसी हमें। लगी? आज तो मैं हाँ ही नहीं, सारा बोल। पूरी स्टोरी मुझे सही बताऊं तो मुझे लगा कि बहुत टेंशन है, मुझसे नहीं देखी चाहिए, ऑल्दो मुझे पता है कि बहुत रियलिटी को इन्होंने दिखाया है, और आई एम श्योर कि एक्टिंग फॉर श्योर अच्छी होगी और सारा कुछ, लेकिन मैं जरूर मैं देखूंगी इसकी एक एपिसोड या दो, मतलब देखना चाहूंगी, ताकि मैं देखूं कि फिर अब आगे कैसे क्या अनफोल्ड होता है। लेकिन एक्चुअली मुझे भी था कि स्टोरी बहुत टेंशन वाली थी, मैं ऐसे ड्रामास नॉर्मली अवॉइड ही करती हूँ, मैं कहती हूँ क्या रोना धोना, लेकिन जो मैंने सोचा कि जब जिस टॉपिक पे ये बना हुआ है ना, टू बी ऑनेस्ट, हाँ नहीं नहीं, सो आई बिल्कुल कैन सही बात है। समहाउ वन वे और हम्म द अदर आई कैन रिलेट टू इट, और मुझे मुझे लगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो शायद हम देखें भी तो इसके बारे में बात करेंगे, और बिल्कुल, ये हाँ नहीं, ये बहुत टॉपिक बहुत हम इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल। बहुत है, और आई थिंक बाकी जो लोग इधर जिस तरह की हम देखते हैं ना, यहाँ पे अपने इर्द गिर्द देखते हैं, इवन यूएई में, आप ही देखते होंगे यूके में, जो इस तरह के लोग हैं जो अपने घर बार सारा छोड़ के आए हुए हैं, और जिस तरह वो अपना इधर लिटरली, मैंने आई हैव सीन और आई हैव हर्ड स्टोरीज अबाउट पीपल कि वो सारी की सारी जो उनकी तनख्वाह होती है वो पाकिस्तान या इंडिया या जिस बिल्कुल कंट्रीज में भेज बिल्कुल, देते हाँ हैं, जी। और यहाँ पे लिटरली दे डू नॉट हैव मनी कि वो दोपहर या पूरे दिन 3 वक्त की रोटी खा सके, वो अपने लिए इतना करते हैं कि सारी जो, क्योंकि कितनी तनख्वाह होती होगी, 1200 2000 दिरहम या 1200 दिरहम, और वो जितनी होती है इधर 200-300 रखते हैं, या बेड स्पेस का या आपको फूड का देना है, बाकी सारा का सारा वो भेज देते हैं, और यहाँ पे वो कभी कभार दोपहर का खाना नहीं खाते या रात का खाना नहीं खाते, तो इस हद तक वो कुर्बानियां दे रहे होते हैं। तो और मतलब, और जो घर वाले उनके ये सोच रहे होंगे कि भाई कितना वहाँ बंदा पर पैसा कितनी कमा रहा ऐसी है, हो। और हजारों में पैसे आ रहे हैं उनके घर में, जैसा दिखाते हैं कि फ्रिज आ जाता है नया, कभी कुछ आ रहा है, तो उनको वो रियलाइज कभी भी नहीं हो सकता जिस तरह वो लोग कुर्बानी दे रहे हैं, और दूसरी तरफ जो मैंने एक्चुअली रियल में जो स्टोरीज देखी हैं, वो ये है कि जो फैमिलीज भी जो सफर करती हैं, जिस तरह उसकी बीवी है, जिस तरह उसकी बीवी है, इन पे कितना लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट हो जाता है। आई हैव सीन एंड आई हैव कम, मुझे काफी स्टोरीज पता है इवन विद इन लाइक एक्सटेंडेड फैमिलीज, जहाँ पे जो उनके बच्चे होते हैं वो अपने माँ बाप से इतना डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हालांकि एक बाप उन्हीं के लिए कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है, लेकिन बच्चों के लिए और बीवी के लिए कितना ये ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस हो सकता है, और बाद में उनका जो डिस्कनेक्ट क्रिएट हो जाता है ना विद द पर्सन, वो कितना हार्मिंग है फॉर बोथ ऑफ द पीपल, क्योंकि ये भी तो नाखुश है यहाँ पे। बिल्कुल, मुझे इससे ना एक वाकया भी जो मुझे बहुत वेग सा एक याद आ रहा है, कि हम मेरे अब्बू की जैसे पोस्टिंग थी सरगोदा में, तो वहाँ पे मैंने एक बैंक में इंटर्नशिप की थी, और वो क्योंकि एक छोटा इलाका था, तो वहाँ पे मोस्टली जो रेमिटेंस वाला डिपार्टमेंट था ना, वहाँ पे ज़्यादातर बाहर से बहुत लोग आते थे कि जिनके सिर्फ फादर गए हुए थे बाहर, और वो सिर्फ पैसे लेने के लिए आते थे। तो वहाँ पर एक थी जिनकी स्टोरी मैंने सुनी और मैं हैरान हो गई कि जैसे बच्चे हैं तो उन्होंने कभी अपने बाप को देखा ही नहीं था, कि वो इतने सालों से वो बाहर हैं, वो अब इतने बड़े हो गए थे बच्चे, और वो पैसे लेने आ रहे थे सारा कुछ, लेकिन उन्होंने कभी अपने फादर को देखा ही नहीं हुआ। तो वो मुझे तब रियलाइज हुई थी ये चीज़ कि देखो ये छोटे इलाकों में स्पेशली ये लोग जो बाहर जाते हैं वो इसी तरह जाते हैं कि वो कितने कितने साल उनके वो जो भी नेशनैलिटीज़ के मसले होते हैं, उनके वीज़ाज के प्रॉब्लम होते हैं, वो वापस आ ही नहीं पाते, शायद उनको बहुत सौ को उधर शादी करना पड़ जाती है, क्या कुछ होता है, मतलब हमें तो लगता है शायद वो बंदा वहाँ याशियाँ ही कर रहा है शायद, लेकिन वो वाकई में वहाँ पर वो भी सफर कर रहा होता है, पीछे फैमिलीज भी सफर कर रही होती हैं। और अफसोसनाक बात ये होती है कि जब ये लोग दोबारा रिटर्न करते हैं बैक होम आफ्टर ऑल द सर्विस, जब आपकी रिटायर लाइफ होती है, फिर ना उनका कनेक्शन रहता है अपने बच्चों के साथ, और फिर वो जो बीमारियां पाल के जाते हैं, मैंने इतने लोगों को देखा जो बीमारियां पाल लेते हैं और वहां जाके लिटरली उनको सुकून की एक घड़ी नहीं मिलती, क्योंकि वो खुद बीमार हो जाते हैं, अनफॉर्चुनेटली जिंदगी का पता नहीं होता कभी भी। तो वो जो बेचारे बच्चों का बाप के साथ कनेक्शन टूट जाता है, और वो पूरी उम्र जो आप दूसरों के, क्योंकि ये भी होता है ना, जिसमें इस ड्रामे में दिखाया जो बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, जैसा एमन है, वो देखती है कि कैसे दूसरे कजन को कैसे फुल टाइम मिल रहा है अपने बाप का, और इसको छोटी छोटी फरमाइशें जो करते हैं आप बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ, वो किससे करें? माँ, ऑब्वियसली माँ का भी आप समझ सकते हैं कि वो कितना हद तक बच्ची को कर सकती है, ऑब्वियसली उसकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत है, स्पेशली जो हाउस वाइफ्स होती हैं, उन्होंने घर पे भी संभालना है, और इस तरह के हाउस होल्ड में तो उनकी क्या हैसियत होती होगी। तो ये चीज उन्होंने इतनी इंपॉर्टेंट हाईलाइट किया है, और आई थिंक बहुत से लोग जो जिनके पेरेंट्स या कोई ना कोई उनका घर वाला बाहर जा चुका है ना, वो इससे रिलेट कर सकते हैं।
बिल्कुल, तो बिल्कुल, ये वो तो है। और ये भी है ना कि आप उधर एक जगह रह के दूसरी जगह की कभी भी जा नहीं सकते। समझ नहीं आप सकते हैं। जितना भी फ़ोन कर लो, जितने भी आ जाए, आजकल की दुनिया वैसे काफ़ी बेहतर हो गई है व्हेन यू बेहतर हो हैव गई है, मोबाइल बिल्कुल, फ़ोन्स हाँ। एंड व्हेन यू हैव इंटरनेट सर्विसेज़। आई थिंक वो उन्होंने वो ज़माना दिखाया है जब शायद थोड़ा पहले का ही दिखाया होगा, ये इतनी हुँ, सहूलियात नहीं थी। तो ये भी हुँ। है, ये इन चीज़ों से भी फ़र्क पड़ा है, एटलीस्ट आप लोगों को रोज़ाना कॉल कर बिल्कुल सकते हो। देख सकते पहले हैं, तो हाँ, फ़ोन करना एग्ज़ैक्टली। कितना मुश्किल था। उन्होंने ये भी बिल दिखाया है ना कि वहाँ पे जिस जगह वो काम कर रहा होता है, तो उसको एक कॉल करने के लिए भी ना वहाँ पे उनका एक एक्सचेंज होता है, तो उसकी तनख्वाह से वो भी पैसे कटते हैं। तो वैसे हुँ, ऑटोमैटिकली बंदा ज़्यादा फ़ोन नहीं करेगा। और जब हुँ, उनके घर फिर बाद में वो घर पे फ़ोन भी लगा लेते हैं, लेकिन जब घर पे फ़ोन करते हैं तो ऑब्वियसली पूरे खानदान साथ होते हैं, तो वो कुछ अपनी बात शेयर नहीं कर सकती। हुँ, और जब हुँ, इनके घर में अजीब-रिवाज भी होता है वैसे कुछ ज़्यादा जिस समय का कुछ ज़्यादा ही दिखा दिया है कि वो खत भी आता है ना तो सारा मोहल्ला मतलब लिटरली सारे घर वाले इकट्ठे पढ़ रहे हैं। तो वो बेचारी की उनकी क्या प्राइवेसी है? हाँ, हाँ, ये तो है। तो वो अपने दिल की बात नहीं कर सकते। सो एक्चुअली हुँ, काफ़ी अच्छा ड्रामा है और जिन्होंने हमें रिकमेंड किया था तो मुझे तो मज़ा आया। थैंक्स फॉर किसी ने हमें पूछा कि आप देखें तो मैंने देखा। मेरे हुँ, ऑलरेडी आई थिंक माय मदर वाज़ ऑलरेडी वाचिंग दिस ड्रामा तो मैंने नहीं देखा था लेकिन फिर मैंने एक गो में जब देखा है और मुझे काफ़ी मज़ा आया। मज़ा ठीक आया है, चलिए मैं भी अफ़सरदा देखूँगी, हाँ। हाँ, मुझे अपसेट मैं ज़रूर हुई, गुस्सा भी आता है। बहुत दफ़ा तुम्हें आपको भी गुस्सा आएगा कि भई ये हुँ, इतना इंतहा तो किसी की नहीं होती। लेकिन आई हुँ, थिंक रियल केसेज़ होते हैं हिरा और बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, सो ठीक है होता आप। है और ये बात मैंने वैसे देखी भी है अपनी लाइफ में कि आई हैव सीन पीपल जिनकी बैक एंड फैमिलीज़ वहाँ पे जाके अय्याशियाँ कर रही हैं और यहाँ पे वो लोग कितनी छोटी-छोटी चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हैं। और तो इट्स वाइस वर्सा इट्स नॉट कि वो जो बाप जो गया है, ठीक है, उसने भी ये नहीं सोचा कि बच्चों की खाली पढ़ाई ही नहीं चाहिए उनको अच्छी। मतलब गवर्नमेंट स्कूल से भी लोग अच्छे निकल सकते हैं। तो इसके लिए अगर वो हुँ, वहीं पे बेहतर जॉब कर लेता और जो उनको डिस्कनेक्ट हो गया और जितनी तो शायद ज़्यादा बेहतर होता। सो या हुँ, और कभी-कभार आई थिंक मुश्किल हालात इंसान को बहुत सी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ जाती है। तो आई थिंक ये हुँ, उसके साथ हुआ कि इतने वाक़यात इकट्ठे हो गए कि ही कुडन्ट बिल्कुल, रियली हाँ। हेल्प और उसको हुँ, असल में ये चीज़ पता भी नहीं है ना कि मेरे बीवी और बच्चे के साथ क्या हो रहा है। सो या हुँ, बिल्कुल। सो आई थिंक आज तो मैं ज़्यादा बोली हूँ, आपने तो सुना है, लेकिन आई होप अब हुँ, आप नेक्स्ट टाइम ये ड्रामा देखेंगी, ताकि हम बिल्कुल। इसको जब डिस्कस करें, लेट्स सी आई होप इट प्रोग्रेसेस वेल। अगर इतना हुँ, मज़ा नहीं आया, सो मे बी विल नॉट डिस्कस बट आई थिंक हाँ, अच्छा है और हम वी कैन डिस्कस दिस ड्रामा। और अब ठीक है, तक ऑलरेडी 8 एपिसोड्स तो हो चुकी हैं, तो 2 अब हाँ, बाय द वे मंडे को लगता है तो कल इसकी अगली एपिसोड भी आ जाएगी। आ जाएगी, ठीक है, हाँ, ओके। हुँ, सो आई थिंक दैट्स अबाउट इट। हुँ, फॉर एवरीवन वाचिंग प्लीज़ हमें कमेंट्स देना ना भूलिएगा और आपको कैसा लगा रिव्यू ऑन ड्रामा परवरिश? आप क्या इसको फ़ॉलो अप कर रहे हैं? और कर रहे हैं तो ये भी हमें बताएँ, आपको कैसा ये ड्रामा लग रहा है? एंड एज़ फार एज़ आवर चैनल इज़ कंसर्न्ड प्लीज़ मार्कोम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इसकी वीडियोज़ देखें और हमें फीडबैक दें कि आपको हमारे रिव्यूज़, चाहे वो खुशखबरियाँ डेली सेगमेंट हो, जिसमें हम सिर्फ़ खुशियाँ बाँटते हैं, वो कैसा लग रहा है? उसको देखें भी और उसको लोगों तक भी पहुँचाएँ। बिकॉज़ हमारा मकसद सिर्फ़ ये है कि पाकिस्तानी कंटेंट को देखा जाए और पाकिस्तानी कंटेंट को एज़ मच एज़ पॉसिबल हम सेलिब्रेट करें। सो हुँ, फॉर नाउ मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।